नमस्कार। मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। उन्हीं के समय में भारत आजाद हुआ और बड़ी मशक्कत के बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। निजाम की गिनती अपने दौर के सबसे धनी व्यक्तियों में होती थी। 1937 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें अपने कवर पेज में जगह देते हुए विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बताया था। आजादी के समय उनकी दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी और निजी खजानों की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। कहा जाता है कि उनके पास कोहिनूर के बाद दूसरा सबसे महंगा जैकब जैसा बेशकीमती हीरा भी था, जिसे वे अक्सर पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करते थे। उनके पूर्वजों द्वारा जमा किए गए अनगिनत खजाने महल के तहखानों में बंद रहते थे, जिनकी चाबियां निजाम हमेशा अपने पास रखते थे, क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था। उन्हें अपने खजाने से इतना लगाव था कि वे समय समय पर तहखानों में जाकर उन हीरे जवाहरात और सोने चांदी को खुद गिनते और देखते थे। लेकिन अपार दौलत के बावजूद निजाम अपनी कंजूसी के लिए भी बेहद मशहूर थे। दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में उनकी कंजूसी को लेकर कई किस्सों का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि जब निजाम किसी को निजी दावत पर बुलाते थे तो वहां बेहद साधारण और बेस्वाद खाना परोसा जाता था। यदि चाय पर बुलाते तो चाय के साथ केवल 2 बिस्किट रखे जाते, एक निजाम के लिए और एक मेहमान के लिए। मेहमानों की संख्या बढ़ती तो उसी हिसाब से बिस्किट भी बढ़ा दिए जाते। लेकिन जो शाही दावतें रियासत के खर्च पर आयोजित होती थीं, उनमें निजाम किफायत नहीं दिखाते थे। वहां मेहमान नवाजी बड़े ठाट से की जाती थी, लेकिन उन मौकों पर भी वे कमाई का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। दावत में शामिल किसी बड़े सेठ, रईस या दरबारी को निजाम की ओर से शैंपेन का एक प्याला भेजा जाता था, तो वह व्यक्ति सम्मानित महसूस करते हुए खड़े होकर निजाम को धन्यवाद देता और साथ में ही रियासत की परंपरा के अनुसार उसे बदले में निजाम को कम से कम 1 लाख रुपए का नजराना देना पड़ता था। दिलचस्प बात यह थी कि उस शैंपेन का खर्च निजाम की जेब से नहीं बल्कि रियासत के खजाने से दिया जाता था। इसी तरह वे अपने रईसों को छोटे मोटे उपहार भेजकर बदले में उनसे भारी नजराने प्राप्त कर लेते थे। यहां तक कि वे अपने रईसों और दरबारियों के घर में होने वाले छोटे छोटे उत्सवों, कार्यक्रमों और गमी तक में पहुंच जाते और वहां से कम 1 गिन्नी नजराने में लेना नहीं भूलते थे। इतनी बड़ी और समृद्ध रियासत के शासक होने और विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति होने के बावजूद निजाम का पहनावा अत्यंत साधारण था। वे अक्सर एक मामूली कमीज और ढीला ढाला छोटा पायजामा पहनते थे। उन दिनों लंबे मोजों का चलन था, लेकिन उनके सिकुड़े हुए मोजे टांगों से नीचे खिसक आते थे और ऊंचे पायजामे के कारण टांगों का कुछ हिस्सा मोजों के ऊपर दिखाई देता रहता था। सिर पर वे एक पुरानी लाल तुर्की टोपी पहना करते थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 35 साल पुरानी थी। टोपी फट चुकी थी और जर्जर हालत में थी, लेकिन निजाम उसे बेहद पसंद किया करते थे और बदलना नहीं चाहते थे। निजाम की कंजूसी का एक बड़ा मशहूर किस्सा दतिया रियासत से भी जुड़ा है। उन दिनों दतिया का मक्खन दूर दूर तक प्रसिद्ध था। निजाम की मित्रता दतिया के महाराजा से थी। एक बार उन्होंने महाराजा से अपने लिए शुद्ध मक्खन भेजने का आग्रह किया। महाराजा ने दोस्ती निभाते हुए 12 दर्जन डिब्बों में उम्दा घर का बना मक्खन हैदराबाद भिजवा दिया। इतना बढ़िया मक्खन देखकर निजाम बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन अपनी आदत के अनुसार उन्होंने आदेश दिया कि सारे डब्बे महल के गोदाम में सुरक्षित रख दिए जाएं। 2 वर्षों तक वे डिब्बे वहीं पड़े रहे, किसी ने उन्हें खोला तक नहीं। समय बीतने के साथ मक्खन सड़ गया और गोदाम में भयंकर दुर्गंध फैलने लगी। कर्मचारियों को इसका पता चला, लेकिन निजाम की आदत से परिचित उनका कोई कर्मचारी और अधिकारी उन्हें यह बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार रियासत के प्रधानमंत्री सालार जंग ने निजाम को इसकी सूचना दी और सड़ा हुआ मक्खन फेंकवा देने का आग्रह किया, लेकिन यह सुनते ही निजाम भड़क उठे और सालार जंग को खरी खोटी सुनाकर वापस भेज दिया। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के कोतवाली इंचार्ज मिस्टर रेड्डी को बुलाकर आदेश दिया कि इस मक्खन को मंदिरों में बेच दिया जाए। रेड्डी साहब ने विनम्रता से कहा कि यह मक्खन इंसानों के खाने योग्य नहीं है और इसे फेंक देना चाहिए। ये सुनकर निजाम फिर से नाराज हो गए और बोले, आदमियों के खाने लायक नहीं है तो क्या हुआ, देवी देवताओं पर चढ़ाने और हवन पूजा में तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब रेड्डी साहब ठहरे एक सरकारी कर्मचारी। उन्होंने आदेश मानने का नाटक किया और डिब्बे लेकर महल से बाहर निकले। सारा सड़ा गला मक्खन नीचे एक गहरे नाले में उन्होंने फेंकवा दिया।
कुछ घंटों बाद वे वापस महल पहुंचे और बड़े उत्साह से निजाम को बताया कि सारा मक्खन 201 रुपए में बिक गया। ये सुनकर निजाम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वो 201 रुपए लेकर अपने बैंक खाते में जमा करा दिए, उसी बैंक खाते में जहां पहले से ही करोड़ों रुपए जमा थे। रेड्डी साहब की इस महान किफायती सफलता से खुश होकर निजाम ने उनका प्रमोशन भी कर दिया। निजाम को सिगरेट पीने का भी बहुत शौक था। वे दिन भर लगातार सिगरेट पिया करते थे, लेकिन हमेशा बेहद सस्ती और साधारण लोकल ब्रांड की। वे हैदराबाद में बनने वाली चार मीनार ब्रांड की सिगरेट पिया करते थे। उन दिनों 10 सिगरेट का डब्बा केवल 12 पैसे में मिला करता था। हालांकि यदि कोई विदेशी या महंगी सिगरेट उन्हें मुफ्त में मिल जाती तो वे उसे भी बड़े शौक से पीते थे। मगर उनकी ये आदत थी, जब कोई अंग्रेज अधिकारी, रईस या उनका कोई दोस्त उन्हें विदेशी सिगरेट ऑफर करता तो वे एक सिगरेट लेने के बजाय एक साथ 4-5 सिगरेट उठा लिया करते और अपने सिगरेट बॉक्स में रख लेते थे। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा दीवान जर्मनी दास की किताब में दर्ज है। एक बार भारत सरकार के सलाहकार और रियासती मामलों के सचिव वीपी मेनन निजाम से मिलने पहुंचे। बातचीत के दौरान निजाम ने उन्हें अपनी पसंदीदा चार मीनार सिगरेट पेश की, लेकिन मेनन साहब ने उसे नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी विदेशी सिगरेट निकालकर निजाम से कहा कि वे इसे पीकर देखें। निजाम को वो सिगरेट पसंद आ गई। उन्होंने तुरंत मेनन साहब से 3-4 सिगरेटें और मांगी और उन्हें अपने सिगरेट केस में रख लिया। कुछ दिनों बाद जब वीपी मेनन फिर मुलाकात करने के लिए आए तो इस बार निजाम ने उन्हें चार मीनार नहीं बल्कि वही विदेशी सिगरेट पेश की जो पिछली मुलाकात में उन्होंने उन्हीं से लेकर अपने पास रख ली थी। फ्रेडरिक स्मिथ बर्केनहेड ने भी निजाम से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें सर वॉल्टर मॉन्कटन की बायोग्राफी द लाइफ ऑफ विस्काउंट मॉन्कटन ऑफ ब्रेंचली में दर्ज की हैं। उनके अनुसार निजाम को साफ सफाई पसंद नहीं थी। दरअसल सर वॉल्टर मॉन्कटन ब्रिटिश साम्राज्य के राजा एडवर्ड 8 के कानूनी सलाहकार रह चुके थे। वर्ष 1946 में निजाम ने उन्हें हैदराबाद रियासत का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। इस किताब में बर्केनहेड ने लिखा है कि निजाम अत्यंत अव्यावहारिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन में कभी हैदराबाद से बाहर कदम नहीं रखा था। अपार दौलत और कई भव्य महलों के मालिक होने के बावजूद उनका रहन सहन बेहद अस्त व्यस्त और साधारण था। जब सर वॉल्टर मॉन्कटन हैदराबाद पहुंचे तो निजाम ने उन्हें काम करने के लिए जो कमरा दिया वो बेहद छोटा, धूल भरा और उपेक्षित था। कमरे की छत पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और वहां किसी प्रकार की कोई सफाई दिखाई नहीं देती थी। खुद निजाम जिस कमरे में रहा करते थे उसकी हालत भी कुछ अलग नहीं थी। कमरे में जगह जगह खाली बोतलें, सिगरेट के टुकड़े और राख बिखरी रहती थी। कहा जाता है कि उस कमरे की सफाई वर्ष में केवल एक बार निजाम के जन्मदिन के अवसर पर करवाई जाती थी। दीवान जर्मनी दास ने भी अपनी पुस्तक महाराजा में इस बात की पुष्टि की है। उनके अनुसार निजाम के शयन कक्ष में सिगरेट के बट और राख तब तक पड़े रहते थे जब तक उनका ढेर न लग जाए, क्योंकि निजाम को बार बार सफाई करवाना पसंद नहीं था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें। कमेंट जरूर करें। शब्द सांची को बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और देश भर की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहें शब्द सांची से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।